बड़ी सिंपल सी कुछ चीजें हैं वो बताने लगा हूं। अच्छा, अभी इस वक्त जो पोजीशन है, ये जो नया साल अब शुरू हुआ है, तो इकोनॉमिकल कहा जा रहा है, लेकिन आप एक चीज नोट करना कि 2018 से जब 2019 स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मार्केट डोविश थी, याद है? मार्केट यूरो यूएसडी की नीचे थी। मैं जरा इसको खोल लूं, फिर आपको दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। जी, ऊपर से नीचे ट्रेंड है सारा। और एवरेज आपने नोट यूएसडी। किया था कि फरवरी पे उसके अंदर क्या हुआ था? याद है ना कि कोरोना स्पाइक्स आई थी। अच्छा, जब क्लास शुरू करूंगा तो काइंडली अपने माइक्स बंद कर देना, उसके बाद जब मैं बोलूं फिर अपने माइक खोल लेना आप लोग, फिर आराम से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये कि दरमियान में कोई चीज अगर मैं समझा रहा हूं तो फिर मसला ना आए कोई। अ, हम्म, चलो जी, इन्होंने भी 12 बिलियन लॉस कर दिया है। इनको क्या फर्क पड़ गया होगा? अच्छा जी, सब ऑन स्क्रीन है इस वक्त, सिर्फ हसनात का मुझे इंतजार है। अब ये देखिए, ये जो बात की फ्लक्चुएशंस हैं, ये बता रही हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर, तो बुला लो, जी मैं सर। कॉल करता हूँ सर। एक मिनट यार, ये देखिएगा यहां मार्केट क्लोज होती है तो इस, ये क्या हुआ है? हाँ जी, ये क्या हुआ है? वही बता रहा हूं। एक मिनट। इसका मतलब ये ये है जुब्बे कि की मार्केट है। देखिए, यहां तक, ये यहां तक, यानी कि 1.22 से लेके 1.20 तक का जो जोन है वो इस वक्त फ्लक्चुएट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट ने मजीद नीचे भी जाना था और तो मैक्स उसका पॉइंट अभी फिलहाल तो यही है। ठीक हो गया? ये जुब्बे को किया है सारा। हाँ। अभी एक मिनट, असल में जो मैं छुट्टी तो आनी है ना, अब वो फिर ये चलेगा मामला, ये हर साल होता है। अच्छा, अब हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, जरा आप एक चीज चेक करनी है। ये है आपका बेसिक गैप, नोट कर रहे हैं? अब मजे की बात आपको ही मैं बताऊं, ये तो पहले हमने सारी डिस्कस की नहीं है आपस में कि ये चीजें होंगी। लेकिन आपको याद है कि अभी जो पिछला गैप आया, हमने सिग्नल क्रिएट किया था यूरो जीबीपी का, याद है? और वो यूरो जीबीपी का जो सिग्नल था, वो हम क्या उसमें ट्रेड लेते हैं, उससे पहले ही वो वहां पहुंच चुका था। गैप कितना बड़ा आया था उसमें? अच्छा, ओक्टा ओक्टा ने गैप नहीं दिया था, मेरी ट्रेड बंद नहीं थी देखिए हुई। मेरी बात सुने, ऑक्टा एक अलग चीज है, हमें कुछ थोड़ा सा समझना है, बड़ा बेसिक चीजों को जरा समझ लें। ऑक्टा एक ब्रोकर है, ठीक है? अच्छा, ब्रोकर अपना जो लाइव डाटा ले रहा है वो कहां से ले रहा है, उसके पीछे बैंक्स बैठे हुए हैं, ठीक है? उनके पीछे बेसिक कुछ कंपनियां हैं जिनका मैं नाम बता देता हूं, एफएक्सीएम है, ठीक है, ओनाडा है, ठीक है, ओनाडा भी, आप ख्याल ओनाडा उसको चला रहा है, ट्रेडिंग व्यू को, ठीक है, फिर ये खुद ट्रेडिंग व्यू भी है, ठीक है ना? ये चार हैं टोटल, सही है, जो मार्केट को डाटा प्रोवाइड करते हैं। समझ गए आप? ये अभी जो हम इस वक्त जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो यहां पे आ रही है। अच्छा, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं या ऐसे सॉरी ब्रोकर्स हैं जो कि ऑफ द काउंटर भी चलाते हैं, ओटीसी करते हैं, तो वो जो ओटीसी करते हैं उनकी अपनी फ्लक्चुएशन है। लेकिन अब चूंकि ऑक्टा अगर चल रहा है किसी के थ्रू और वो अपना बाजार बंद करके बैठा है, तो उसका चार्ट तो आपको सिंपल ही दिखेगा। लेट सपोज मार्केट यहां क्लोज हुई थी, ठीक है? अब मार्केट ने खुलना है 2 तारीख को, लेट सपोज, या 3 तारीख को, तो मार्केट यहां गई, यहां से वापस आई, और अब ओपन हो गई नॉर्मल अपने टाइमिंग पे। समझ आई? लेट्स सपोज के आपने वो देखा होगा जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी आपने देखा था अभी बीच में लास्ट टाइम जो गैप था, क्या था वो? ये ऐसे ही था, पुल बैक मार गया था। और फौरन ही पुल बैक। तो क्या हमें इस चीज से कोई फायदा हुआ? आपका बाजार ही बंद है, हम तो कुछ कोई कर नहीं फायदा नहीं हुआ। सकते, हमें तो कोई फायदा नहीं आना, हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
तो खैर, लेकिन ये क्यों हो रहा है मार्केट में जो, अच्छा, ये स्पाइक्स क्रिएट कैसे होती हैं? देखें, लेट सपोज के यूके में अभी कोई ऐसी हलचल या बोचाल हुई जिसका इफेक्ट था मार्केट पे, मगर चूंकि यूके की करेंसी मार्केट के साथ इस वक्त अपने कोरिलेशन में नहीं है, ऑफ हुई हुई है, तो उसके अकेले पे जो वोलेटिलिटी आती है उसका एक स्पाइक बना, और फिर वो स्पाइक वापस चला गया। बस, ना वो स्पाइक आपको ऑजी में दिखा, ना न्यूजीलैंड में, ना किसी और में, क्योंकि जिस करेंसी से रिलेटेड था उसी पे आया और अपनी जगह बैठ भी गया। तो ये चीज है। अच्छा, अब जो पॉइंट की बात है उस पे आ जाते हैं। जैसे अब मिसाल है, मैं थोड़ा सा जरा एनालिसिस की तरफ भी था, हमने कहा पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज थोड़ी लंबी क्लास रखते हैं। तो जो प्रीवियस क्लास कौन सी थी जिसका रिकॉर्डिंग का है, उसमें मैं देख लेता हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की इसमें क्लासेस हुई। पीरियड वेब पर थी। हाँ, अच्छा, अब पहला चार्ट हम खोलने लगे अपना AUDCHF, जो हमारा शेयरिंग पे भी था। सही है, हमने सब कुछ देखा। अब मेरी AUDCHF पे जो ट्रेड है इस वक्त राइट नाउ वो एक ही है, लेकिन फिर आपने लास्ट सेटअप यहां तक देखा था, याद है? यहां पे मैंने इसको एरोज दिए हुए थे कि मार्केट यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, उसके बाद नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई, उसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर। ऊपर चली। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो पहला जो डाइव था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, और उसके बाद जो मार्केट का जो अप था रीटेस्ट का वो भी एक्यूरेट आया। ये थोड़ा सा जो मार्केट में रिवर्सल पैटर्न बना है, ये ज्यादा भी बन सकता था, क्योंकि तकरीबन लगभग यहां पे 3 स्टेप्स पूरे हुए थे, लेकिन नहीं हो सका। मार्केट में कोई ऐसे सेंटीमेंट नहीं थे। अब ये जो स्पाइक है राइट नाउ, ये स्पाइक आफ्टर मार्केट है। ये जितनी स्पाइक्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये अपनी हाइट दे रहा है कि यहां तक की हाइट है 0.6926 तक की। अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ इसको फिर ड्रॉ किया, जो ये जो मेरी अभी जो बॉर्डर लाइन आ रही है, ये किस चीज की बॉर्डर लाइन है? जब ये चीज मैंने देखी तो मेरी ट्रेड इस वक्त तकरीबन यहां पे थी, जब ये डॉजी बन के मार्केट ऊपर गई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ABC करके नीचे उतर जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं उतरी। ठीक है, मार्केट टू भी कंटिन्यू हुई यहां से M और यहां से W, और कंटिन्यू हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट में पहला V पॉइंट भी बना। अब सेकंड V तक क्या पहुंचना था, उसके बाद तो फिर मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मार्केट फिर इस पोजीशन में आ गई। पहले मार्केट यूं थी, फिर गैप के बाद दोबारा यहां से खुली, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी और यहां पे क्लोज हो जाती है। बस ये सारा कुछ चल रहा है। अब इसको मैं डेली पे चेक करता हूं। डेली पे ये देख रहे हैं क्या हो रहा है? देख रहे हैं जो पोजीशन बन रही है, ये ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं कैंडल्स। ये जो कैंडल्स हैं ये ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं और ये सेव होती जा रही हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अब इसमें मजे की बात क्या है, AUDCHF के अंदर जब मैंने डेली पे इसको इस तरह करके देखा, मैंने इसको यहां से उठाया। मैंने यहां से इसलिए उठाया कि जो इसका जो बिल्कुल जो नीचे का पॉइंट है, ये अभी मैं सारा आपको खैर क्लास में सिखाऊंगा कि क्या चीजें हैं। आप इसमें अगर गौर करो तो जो इसका नीचे का पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछो क्यों? कि जब मार्केट यहां पे आती है इस जोन के अंदर, हमें नहीं जजमेंट दे रही है इस जगह पे। इस जगह पे हमें जजमेंट नहीं दे रही, यहां से दे रही है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद जो उसका पहला रीटेस्ट था वो इस पॉइंट पे था, यानी कि इस ब्लू लाइन की जो निचला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट सेकंड रीटेस्ट लेती है, तो जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है वो ब्लू का ये हिस्सा है। आप समझ आई कि हम इसको एक लाइन में क्यों नहीं लेते, हम इसको एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्यों लेते हैं? आप समझ आ रही है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि प्लस माइनस वाली बात है कि मैं बोलूं एग्जैक्टली इस पॉइंट से यूं मुड़े, तो ये कब होगा? क्या 10 में से 10 दफा हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 10 में से 2 दफा तो हो सकता है, 8 दफा ऐसा भी होगा कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी जाएगी और आपको थोड़ी देर के लिए शो करेगी कि आप रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद में मार्केट नीचे आ जाएगी। तो अब उस चीज से बचने के लिए, जिसे हम कहते हैं नॉइस, ठीक है, उस नॉइस से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप दोनों पॉइंट्स लेते हैं। हमने वो दोनों पॉइंट लिए। उसके बाद फिर एक और चीज मैंने देखी कि मार्केट दोबारा इसी पॉइंट पर टच हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निचला पॉइंट है ये की पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? की अच्छा। पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट ने कोई और टच लिया नहीं इस जगह पे। अच्छा इकबाल भाई, एक बात मैं पूछता यहाँ पर। हम्म, आपने ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है, अगर स्टॉप लॉस लगाना होता है इससे जो पिछला एम है उसके हम्म। ऊपर लगाना है।
वो अच्छा, कल इसी पे क्लास हुई है, बड़ी जबरदस्त क्लास हुई है। कुछ नए स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं किए, लेकिन खैर पीछे से भी बड़ा कुछ वो सीख के आए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं उनमें बहुत कुछ है। तो उधर ये कि उधर भी अपने हिसाब से हर बंदा अपने हिसाब से कोशिश करता है अच्छा बताने की, और अच्छे ग्रुप्स हैं। तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनसे स्टॉप लॉस पे बड़ी डिटेल बात हुई है। स्टॉप लॉस, लेट सपोज मैं एक सिग्नल देता हूं, पहले तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं ना, कि एक सिग्नल मैं लेता हूं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूं। लेट सपोज ये एक सिग्नल है, और मैं सिग्नल जनरेट करके बता के दे रहा हूं कि जी मार्केट उसके बाद यहां से लेट सपोज इधर जाएगी जी इस पॉइंट पे। ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी लर्निंग के मुताबिक चलें तो आप भी देखेंगे कि यार मार्केट ने उसके बाद कितने टच लिए तो ये ब्रेकआउट हुआ। ये फॉर्मूला अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जो नए लोग हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है कि मार्केट एक ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट जरूर लेती है। ये 110% है, श्योर है। बैक टेस्ट पे सब जगह वाजे नजर आता है, ये लाजमी ये काम होता है। अगर इस मार्केट ने भले नीचे जाना है या इसने मजीद आगे फॉरवर्ड करना है, ऐसा ही है ना। तो आपको भी पता है कि अगर मैंने एक जनरेशन के लिए यहां पे एक जनरेट कर दिया हुआ है सिग्नल, तो उसमें टीपी 1 क्या होगा। डेफिनेटली मार्केट अगर मूव हुई है तो टीपी 1 वही है जहां पे आके उसको पहली सपोर्ट लग रही है, तो आप उसके मुताबिक अपनी ट्रेड कट कर दें। अब हमारे साथ बहुत सी ऐसी ट्रेडों में मैं आगे भी अब आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां हमारे टीपी 1 ही हिट हुए हैं, मगर उसके बाद टीपी 2 टीपी 3 तक हम पहुंच ही नहीं सके। लेकिन मैंने आपको किसी भी ट्रेड में टीपी 1 टीपी 2 टीपी 3 डिफाइन ही नहीं किया। हाँ, जिसमें कहीं नजर आता था कि यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, या यहाँ पे कहीं पे भी इसको रुकावट आ रही है, तो मैं आपको पहले से आगाह कर देता था कि भाई ये एरिया जो है ये हमारा टीपी 1 होगा। फर्दर हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तो फिलहाल इसे कर लो। ऐसा ही है ना। अब जो बात करने लगा था आपके स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस के ऊपर डिस्कशन हुई। मैं थोड़ा सा अब इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूं। अभी असल में आपका क्वेश्चन एकदम बीच में आया ना, तो मैं फिर अपनी जो प्रीवियस बात है वो भूल जाऊंगा। स्टॉप लॉस पे बात चली तो मैंने उनसे एक साहब से कहा, मैं कहा मेरी बात सुने, यहां पे एक लाइन लगा लें। बोले ठीक है, लगा ली लाइन। मैं कहा लाइन लगा ली आपने, अच्छा। अब मैं आपको ये एरिया दे रहा हूं, ठीक है। हमने ये एरिया ट्रेड करना है, सही हो गया। हमने मार्केट में ये देखा तो हमने सेल लगाया। ठीक है, हमने सेल लगाया, सेल एक्टिव हो गया, सेल चलना शुरू हो गया। मैंने आपसे कहा कि अमूमन हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें होता क्या है, जब कोई सिग्नल बनता है ना, मिसाल के तौर पे, या इस तरह करके दो कैंडल्स हमने देख ली या कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी देखी, तो मार्केट का हम कहते हैं सेल जाएगा। अब लेट सपोज उस सेल ने जाना है यहां तक और यहां तक, लेकिन होता ही है कि ये बात आपको पता है कि जब वो सेल जाता है तो पहले डेफिनेटली एक दफा ऊपर आता है रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो रीटेस्ट जरूर होता है। तो एक साहब ने कहा नहीं स्टॉप लॉस इसमें सर टाइट लेना चाहिए या लूज। मैंने कहा आप लूज लें या टाइट देखें, स्टॉप लॉस जो है ना वो हमारा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इस बात को आप समझें, साइकोलॉजिकली हम स्टॉप लॉस लेते हैं, क्योंकि हम जब नुकसान हम देख नहीं सकते। बहुत से ऐसे, यानी कि 50% ऐसे लोग होंगे, मैं हो सकता है ज्यादा भी हूं, लेकिन 50% ऐसे ले रहा हूं कि जो स्टॉप लॉस को भी मूव करना शुरू कर देते हैं। यहां होता है, फिर कहते हैं नहीं ये तो जाके अभी हिट कर देगा, थोड़ा सा और चांस ले लेता हूं, वो अपना ही स्टॉप लॉस मूव करने लग जाते हैं। ऐसा भी है। और बहुत से ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस पे बेगम होकर बैठे होते हैं कि नहीं यार अगर जाएगी नीचे, नहीं तो हम एक इतना जो लॉस है जो भी अमाउंट का, लेट सपोज -$20, तो हम ये इसमें से ले लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन हम मजीद नहीं फंसेंगे। वो अलग बात होती है कि बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये फजूल में हिट हो गया, मार्केट हमारे ही मुताबिक गई है। तो इन दोनों बातों से बचते हुए मैंने उनको ये कहा कि देखें, आपका स्टॉप लॉस लाजमी हिट होता है। आपने यहां ट्रेड ली थी, मार्केट में आपने देखा कि रीटेस्ट आया, रीटेस्ट आने के बाद मार्केट फिर नीचे आती है। अब आप मजीद बेगम हो गए कि यार अब तो मार्केट डेफिनेटली यूं जाएगी, ये क्योंकि एक एबीसी है, यानी कि एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, मगर वो नहीं होता, वो नहीं होता। मार्केट वहां से ऊपर जाती है और फिर ये क्या होता है, ये दो पॉइंट्स को आप गौर से देखें, जो दो पॉइंट्स मैं यहां देख रहा हूं इस वक्त, आप समझ आई। तो ये क्या चीज हुई है, तो जनाबे वाला जो आपने यहां लिया था उसी के स्टॉप हंटिंग हो गई ना। मार्केट स्टॉप हंट्स पे चलती है, स्टॉप हंट करने से मार्केट में रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्केट को प्लस फायदा आता है।
हम जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, या जो हम एक यानी कि समझ लें एक पूरा बहुत बड़ा एक गुब्बारा तैयार करते हैं, बलून तैयार करते हैं, उस बलून का एक समझ लें एक किस्म का पूरा हिस्सा उसको जाता है ना, तो उसकी अगर स्टॉप हंटिंग नहीं होगी तो फिर मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन करने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा मार्केट ने यहां से जाना है, यहां से सीधा सीधा ऊपर चली जाए। फिर मार्केट इतनी साइडवेज अप एंड डाउन इतनी हैप्टोनाइजिंग क्यों कर रही है? ये चार्ट्स इस तरह से क्यों क्रिएट हो रहे हैं? कोई तो लॉजिक है इसके पीछे। तो आपका स्टॉप लॉस जो था वो यूं हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस से बेहतर है एक और अमल भी है कि आप उसका मैंने फिर कल पूरा तरीका समझाया कि मनी मैनेजमेंट करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक दुकान लेता हूं, उसमें मैं काम शुरू करता हूं, मैं एक मिसाल के तौर पे कोई ठेका ले रहा हूं, या मैं अगर कोई टेंडर भी डाला है, मेरा एक टेंडर निकल आया है और वो टेंडर है मिसाल है एक 80,000 रुपए का, तो 80,000 रुपए का बजट में कैसे बनाऊंगा? ये 80,000 का काम मैंने करना है, मजदूरों से काम लेना है कि सारा कुछ करना है, तो मैं घर में बैठ के पहले एक फिजिबिलिटी डिजाइन करूंगा कि ये 80,000 का काम जो है इसमें 20,000 की चाय भी लग जाएगी, मुझे खाना पानी रोटी सारा कुछ, और हो सकता है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा मंगवा लें, सीमेंट कम पड़ जाए फलाना हो जाए, तो यार इसको कम से कम इसमें 50 ऊपर कर दो, और ये तकरीबन कोई 1.5 लाख का काम है। हाउएवर ये 74 में ही हो गया, ठीक हो गया, 74 में हो गया, तो पीछे जो 50,000 मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था और उसमें मजीद मुझे ये 26,000 मिल गए, तो इसका मतलब कि मैं एक फिजिबिलिटी से चल रहा हूं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे अकाउंट रखता हूं $1,000 का और उस पर लोड डाल देता हूं अकाउंट $1,000 पे 800 का, तो पीछे बचा क्या है जो मैं उसको सेव कर लूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब बेशक आप स्टॉप लॉस लगाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन अगर जब तक आपकी मनी मैनेजमेंट इस पे क्लियर नहीं होती, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप बेशक स्टॉप लॉस लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, स्टॉप लॉस की जगह आप फ्लो दें। आपको पता होना चाहिए, अब मैंने जो बात की कि ये जो काम मैं करने लगा हूं 1.5 लाख का, ये मैं कौन से प्लॉट पे करने लगा हूं, मुझे पता होना चाहिए ना कि किस जगह पे है। मेरा प्लॉट है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर रहते हुए मुझे ये पता होना चाहिए कि बैक टेस्ट में यूरो यूएसडी एक दिन की सबसे मैक्सिमम कैंडल कितनी मार सकता है। अच्छा जी, पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाले टाइम पे उसने 400 पे मारा था, तो यार ये तो एक रेयर केस हो गया ना, बैक टेस्ट में ऐसा तो कोई एक ही केस देखने में आ रहा है, ओनली वन। पर यार जो इतनी सारी कैंडल्स हैं उसके अंदर अगर मैं नॉर्मल एक एवरेज निकालूं तो मैक्स 130 पिप्स से ज्यादा मुझे दिख नहीं रही, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जो फिजिबिलिटी बनाऊंगा कि मेरी लॉट साइज कितनी होनी चाहिए। अगर 0.40 है तो क्या 0.40 130 या इससे 140 या 150 को कवर कर सकती है? और अगर 150 को कवर कर लेती है तो क्या मेरा अकाउंट $1,000 का, अगर तो वो अकाउंट 800 पे जाता है तो मुझे फिर ये राज नहीं आ रहा, मुझे इसको 0.20 करना चाहिए। या अगर ये 800 पे भी नहीं जाता और ये माइनस जाता है 200 तो फिर सही है, फिर मैं अपने अकाउंट को मजीद मेडिकल कर सकता हूं, उसकी मजीद नर्सिंग हो सकती है। मेरे पास पीछे $800 पड़ा है, उस $800 से बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं फंसा रहा हूं इस $200 में, एक हफ्ते तक नहीं निकल रहा, मगर इस 800 से मैं हो सकता है मजीद 250 बना लूं, और उस 250 में से मैं इसको भी कट कर दूं कि यार कोई नहीं रिजल्ट आ रहा, तो अब चलो इसको बंद करते हैं, फिर भी मैं विनर हूं, मैं $50 लेके मार्केट से बाहर आऊंगा। अब आपके पास देखें चॉइसेस दोनों हैं। आप हर स्ट्राइक पे रहते हुए, आप देखें हर बंदे का अपना एक डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल है। कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई स्विंगर है, कोई लॉन्ग टर्म पे बैठ के स्केलिंग कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। विजन तीनों का एक ही है, तीनों ने एक ही क्लास ली हुई है, तीनों ने समझा हुआ है कि डब्ल्यू वी वी आगे जाके इतनी बड़ी बड़ी स्पाइकों में एम ही बनना है, ये सबको पता है, लेकिन ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है। कोई स्कैल्प करता है तो पार्शियल प्रॉफिट्स लेता है। लेट सपोज जैसे जब उसने ये वी पॉइंट देखा, तो वी पॉइंट के बाद जब उसको पहला ये डॉजी मिला, उसने ये पार्शियल प्रॉफिट कैच कर लिया। उसके बाद वो इंतजार करता रहा, मार्केट ने फिर एक स्पाइक ऊपर ली, उसने सोचा अब ये डबल टॉप बनाने लगा है, उसने फिर इन दो कैंडल्स को भी पार्शियल प्रॉफिट में ले लिया और लीव कर दिया मार्केट को, ये सोच के कि मार्केट का ट्रेंड अप है, हो सकता है यहीं से टू भी कंटिन्यू हो जाए। अब आप समझ रहे हैं लॉजिक? तो बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं यार छोड़ो दफा करो, मैं यहां पे डब्ल्यू बनाया मार्केट ने। अब इस डब्ल्यू के बाद से जो चीज मैंने देखी, मेरा विजन ये है कि मैं मजीद मार्केट ऊपर जाएगी, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे 0.01 की दो ट्रेडें लगा देता हूं। आपने देखा भी जैसे हम दिसंबर में मैं किस तरह से काम कर रहा था, मैंने इसी तरह काम किया, तो मैंने कोई इतनी हैवी लॉट्स तो नहीं ली। 0.01 0.02, ठीक है। अब ये मार्केट में फ्लो कर रहा है, लेट सपोज ये नहीं हुआ, मार्केट उल्टा नीचे चली गई, पता चला
कि अब ये टू भी कंटिन्यू था, जो ऊपर से जो चल रहा था उसके अंदर ये डब्ल्यू हो गया, दोबारा एम हुआ है और वापसी कंटिन्यू हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं इस वक्त -$20 में हूं, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट $1500 का है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास चॉइसेस हैं अभी भी बहुत कुछ करने की। ठीक है, तो ये चीज आप पहले तो अपनी बिल्डअप कर लें। कम टू द पॉइंट, वापस आ रहा हूं अपनी जगह पे कि अभी जो हम एनालिसिस में देख रहे थे एयूडी सीएचएफ के साथ हुआ, एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको मैंने डेली पे खैर नोटिस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूजीलैंड कैड का जो हमारा था एनालिसिस वो थोड़ा बिगड़ा। अच्छा, वो कैसे बिगड़ा? इसके अंदर भी मैंने एक टॉप पॉइंट लिया हुआ था, मेरे पुराने चार्ट में देखे तो इतना सा थोड़ा सा दिख रहा होगा, 0.9203 तक का एरिया। ठीक है, हमारा ये आइडिया था कि मार्केट जो है वो यहां से नीचे जाएगी, रीटेस्ट करेगी और नीचे जाएगी, ये हमारा हमने आइडिया लगाया था। अब वो आइडिया फिर बाद में हमने उसको अपडेट किया। अपडेट क्यों किया? जब ये यहां से मार्केट और ऊपर चली गई, लेकिन मार्केट में मैं ये सारी चीजें नोट कर रहा था, ये जो स्पाइक्स है ना ये मैं नोट कर रहा था। ये देखिए, ये जो स्पाइक्स होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बस 3 वेक्टर कैंडल का बूस्ट आता है और उसके बाद आपको जगह मिल जाती है कि आप लग जाओ मार्केट के अंदर। आपको एटलीस्ट 100% आपको रिजल्ट देगा वो। क्यों? क्योंकि उसने यहां 100% पे आके इनके फिबोनाचियों के जो एक्सटेंशन होते हैं वो ऑन करने होते हैं। ये बात मार्केट को भी पता होती है, मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है क्योंकि लोग आ चुके होते हैं इस जगह पे। 100% को लोग देख चुके होते हैं, वो लोग जो ऊपर टॉप पे नहीं होते, जो बाद में आते हैं। और जो ऊपर होते हैं उनमें से भी कुछ लोग 50% अपना पार्शियल प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो होल्ड पे होते हैं कि नहीं नहीं इसको लगा रहने दो, अभी तो इसने यहां तक जाना है। ठीक है ना भाई? तो ये बात है। जब ये चीज हुई उसके बाद ये जो बॉक्स था ये हमने वैसे काउंट किया होता कि फर्स्ट राइज हुआ हुआ था, सेकंड राइज हुआ था, थर्ड राइज पे हम थे। थर्ड राइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहां तक, मगर उसने मुझे थर्ड राइज के अंदर जब ये चीज करके दिखाई तो उसने मेरी मजीद करेक्शन कर दी और अब मैं मजीद पक्का हो गया। तो मेरी जो ट्रेड थी वो तकरीबन मुझे याद है मैंने जो ट्रेड अभी कट की है ना वो माइनस में की है। शायद मैंने कोई 0.80 सेंट पे काटी है, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी मार्केट में इतना हजूम नहीं रखना चाहता कि एक तरह मेरी गोल्ड की ट्रेड्स भी लगी हो, न्यूजीलैंड कैड की भी लगी हो, एयूडीसीएचएफ की एक ही ट्रेड थी मेरी, वो जरा ज्यादा माइनस में हो गई है, 0.01 की वो $20 पे गई हुई है, तो समझ लो उसे काफी पिप्स कवर किए हैं ऊपर की। तो इस वजह से ये मैंने कट कर दी, एक ये कट की थी और एक शायद मेरी को $2 की थी, मैंने वो भी कट कर दी। दफा करो यार, न्यूजीलैंड कैड से बाहर आ जाओ। हम इसकी जगह अब इधर आएंगे ना, ऊपर की जगह पे आएंगे। अब हम वहां देखते हैं क्या करना है। अब ये एरिया जो इसने ये किया है इसको जरा रीटेस्ट कर ले, फिर इंशाल्लाह हम आएंगे। तो ये अपडेट तो हो गया, मगर जब ये पूरा एक विजन क्लियर हो गया तो इसने मुझे इस पे बहुत ज्यादा वो किया। और न्यूजीलैंड कैड के अंदर पे मैंने 0.40 की ट्रेडें लगाई है डायरेक्ट। वो इसलिए लगाई थी क्योंकि अब मैं बिल्कुल मेक श्योर हो गया था कि यहां पे पहला राइस, सेकंड राइस, थर्ड राइस पे ऑब्जेक्शन थी, तो थर्ड राइस के अंदर ये पहला राइस, ठीक है, उसके बाद यहां से इस पॉइंट से लेके यहां तक ये इसका दूसरा राइस, ठीक है जी, और उसके बाद फिर यहां से लेके यहां तक अब ये तीसरा राइज है। इसके 3 राइज ओवर हो चुके हैं, सेल लगा दो। तो यहां जब कैंडल पैटर्न थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने सेल लगा दिया था। हाउएवर मार्केट की कुछ पोजीशन ऐसी थी कि इस रेड से जो पहले वाला कैंडल था इसने मुझे फिर तंग कर दिया था और इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ा भी है क्योंकि ये वापस ऊपर चला गया था। और जब ये ऊपर गया तो इसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया कि यार अभी भी कुछ लगता है चांस है, क्योंकि आप नोट करें कि ये जो बॉर्डर है ये काफी बड़ा बॉर्डर है और इसमें मैं नोट कर रहा हूं कि 2.618 हम हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी लग रहा था कि मजीद ऊपर भी जा सकता है, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से प्रॉफिट कम हुए, नहीं तो अदरवाइज ये बड़े प्यारे प्रॉफिट थे। खैर, आपको पता है कि मार्केट में ध्यान किस तरफ जाता है। जो ये खास टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में मार्केट क्या कर रही थी? हम लोग भाग रहे थे न्यू ईयर के लिए, पटाखे देखने के लिए, ठीक है, और आप ये नोट करो कि उसी टाइम पीरियड में मार्केट के फॉल्स हुए हैं, बाकायदा ज्यादा फॉल हुई है, मार्केट गिरना शुरू हुई है और इजीली ड्रॉप हुई है क्योंकि मार्केट में से इल्यूजन कटता जा रहा था। ऑलरेडी नवंबर में आके कट जाता है और दिसंबर के मिड में आके तो वैसे ही काफी इल्यूजन कम हो जाता है, ट्रेडर सेंटीमेंट काफी गिर जाती है। अब ट्रेडर बहुत कम रह गया होता है, मेरे जैसा या आपके जैसा ट्रेडर तो होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल जिसे कहते हैं कि जो सही प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो तो मार्केट में होते ही नहीं है, वो तो छुट्टी मना रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये बात है। इसके बाद जनाब नेक्स्ट आ जाए यूरो एनजेडी। अच्छा, यूरो एनजेडी पे हमारा एक सिग्नल था, और वो सिग्नल जो था, एक मिनट जनाबे वाला, वो सिग्नल ये था कि मार्केट बाय पे जाएगी, और मैंने उसके अंदर ये एक चैनल स्केच की थी, और हम इधर से हमने बाय लिया था, और आपको याद होगा हमने ये पूरा बाय काटा भी था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक निशान लगा के दिखाया कि यहां तक हमारा TP1 हो गया, अब हम इसको लेटर बाद में चेक करेंगे। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कहीं ये जो राइज ऊपर से आए हैं, पहला राइज, सेकंड राइज, थर्ड राइज, ये थर्ड राइज के बाद रीटेस्ट तो नहीं है कहीं? अगर ये रीटेस्ट है तो ये मुझे बता देगा कि इसके बाद सेकंड ड्रॉप होगा, और वही हुआ। जब मार्केट यहां से ड्रॉप होना शुरू हुई, इसने इस पॉइंट को तोड़ा, तो मैं समझ गया। और आप नोट करें कि इसमें वाजे मैंने एक बात पहले से अंडरस्टूड होके एक लिख दी थी। जब मैं एक चीज बनाता हूं तो फिर मैं एक आइडिया रखता हूं कि हो सकता है कि ये भी इसका मनफी जो है असर आए, मार्केट में नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल ही पॉजिटिव होके ना सोचें इस बात को, हम इसको ऐसे सोचें। तो मैंने यहाँ पे मैक्स स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा मैक्स स्टॉप लॉस होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह यह कि कहीं ये ना हो कि यही पूरा पार्ट दोबारा से अप्लाई हो जाए इसी जगह पे। और अब वो नजर आ रहा है कि यूरो अब गिर रहा है एनजेडी के मुकाबले में। तो यहां से दिख रहा है कि एनजेडी थोड़ा ग्रो करेगा आगे। फिनविक्स पे हमें नजर आएगा, ठीक है, जिसमें हम अमूमन डेली जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका देखते हैं मार्केट का, तो उसमें मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड चढ़ जाएगा। अब इसमें भी आप देखो तो पहला ड्रॉप तो था ही, हम तो सेकंड ड्रॉप के बाद नोट करना चाह रहे थे कि हमारा एनालिसिस के मुताबिक मार्केट पूरा हिट करती है, हो सकता डबल टॉप कर देती तो पक्का हमने यहाँ पे तो वैसे ही सेल लेना था। लेकिन जब इसने ये दूसरा ड्रॉप दिया, इसने मुझे मेक श्योर कर दिया कि यार ये बात बिल्कुल सही निकल आई है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ड्रॉप के अंदर जो मार्केट के जो मजीद ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप्स होते हैं, जैसा एक ड्रॉप तो ये आ रहा है, फिर उसके बाद मार्केट यहां से ये है, फिर एक और ये ड्रॉप है, फिर ये है, फिर एक और ये ड्रॉप है। तो ये जो एक बॉक्स के अंदर जो 3 ड्रॉप्स हैं, उसके मुताबिक यहां पे नोट करो तो यहाँ पे ये इसका पहला ड्रॉप है, ये इसका दूसरा ड्रॉप है, और अब ये तीसरे पे जा रहा है, यानी कि जो हमें इस वक्त मिला ही नहीं मार्केट में, ये तो तीसरे का जा रहा है, जो कि हो सकता है गैप शो कर दे। तो ये एक बात हो गई यूरो एनजेडी से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं, ओहो बहुत तंग कर रहा है आज। अमान भाई मैं नमाज पढ़ कर आया। जी जी, यूरो कैड है। अच्छा, ये यूरो AUD पे थे, यूरो कैड पे थे। यूरो का आप हाल देखें, यहां पे आके मैंने इसको सिग्नल क्लियर कर दिया, आपको बता दिया कि हमारा TP हिट हो चुका है, ठीक है। पर यूरो के हिसाब से देखा जाए तो कैड भी इस पे बर्तरी कर गया, इसका मतलब यूरो ऑल ओवर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे TP1 TP2 दोनों हुए हैं। TP1 तो खैर बहुत पहले हो गया था, ये तो पिछले हफ्ते की बात है, ये हम क्लियर कर चुके थे। TP2 रहता था, वो जब मार्केट ने रीटेस्ट किया तो मैंने दोबारा ये आपसे शेयर कर दिया था, ये भी पूरा का पूरा हिट हुआ है। तो अब उसके बाद जो ये चीज बना रहा है, वल्लाह रहम ही करे, मार्केट को उसको समझने के लिए भी एक हफ्ता चाहिए होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और आपके? अच्छा, यूरो JPY, यूरो JPY बहुत अच्छा सिग्नल था। और यूरो JPY में खास बात ये थी कि जब ये मैंने सिग्नल जनरेट किया, जिन्होंने मुझसे करवाया उन्होंने मुझे कहा कि यूरो JPY चेक करें। तो मैंने कहा देखो मसला ये है कि यूरो JPY में जो पहले काम हुआ है वो ये हुआ है कि मार्केट स्लोपी ड्राइव होकर नीचे आई हुई है, इसने एक करेक्शन खास तौर पे ली है, पर इसी करेक्शन के अंदर इसका डाटा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर डाटा है। उसके बाद मार्केट फिर खैर ऊपर चली जाती है, और अब जो करेक्शन आ रही है वो तो इसने हद ही कर दी है, इसने तो बहुत ज्यादा रेंजिंग डाली हुई है। तो ये थोड़ा सा जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक सिग्नल बना देता हूं, और वो सिग्नल ये बनेगा कि जब तक मार्केट 1.618 टच नहीं करेगी मैं इसमें सेल आपको आइडिया नहीं दूंगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, नंबर डिफाइन किया, ब्लॉक बनाया, और कुछ भी नहीं किया। जस्ट मार्केट का जो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, हमने इसको फिबोनाची लगा के चेक किया है कि 1.618 कहाँ आ रहा है, उस एरिया को हमने डिफाइन कर लिया बस। उसके बाद मार्केट ने बनाना शुरू किया, पहला ड्रॉप लिया, हो गया, ये हमारा TP1 कहलाता है हमेशा। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई, रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर उसने ड्रॉप्स कर दिया, यहां पे आके मार्केट रुक गई थी। अब ये बाद में इसका ये गैप है जो दिख रहा है। और एक्स्ट्रा इसको यहां तक क्यों खींचा गया था, वो इसकी वजह ये थी कि जो हमने जो सिग्नल दिया वो यहां तक था, क्योंकि ये एक सेफ
सेफ हेवन में है। लेकिन इसके बाद जो है ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां से जो फ्लो नीचे की तरफ आई वो एक ट्रेंड लाइन दे रही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड की जो टचेस हैं वो बता रही है कि एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब कि दो किस्म के है ना। अगर तो अब इम्पल्सिव में आ जाए तो इम्पल्सिव मूव के अंदर इलियट वेव में जो इम्पल्स मूव होती हैं आपकी, तो उसके अंदर तीन क्लास होती हैं, ठीक है, जिसमें एक तो सिंपल इम्पल्स होती है, फिर उसके अंदर आ जाती है लीडिंग डायगोनल आता है और एंडिंग डायगोनल की इंपल्स होती है। कि दो तीन किस्म की होती है। मैं ये इलियट वेव की उसमें थ्योरी में आपको सारा बयान कर चुका हूं, अगर चाहे तो यूट्यूब में जाके वहां से आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो करेक्शन पार्ट है, करेक्शन पार्ट मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो 8 किस्म के हैं जो मैंने आपको बताए थे। उसके अंदर एक पार्ट ये भी आ रहा है। ये बेसिकली तो देखा जाए तो एक ट्राइंगल है, नोट किया जाए, जिसकी रेंजिंग बताती जा रही है ट्राइंगल, लेकिन यहां पे आके इसके टचेस नहीं है। अब वो यहां पे आके रेंज हो रहा है, इसका मतलब एक खास एरिया पे रेंज हो रहा था, लेकिन जब अगर ये चीज इसको यहां लाके यहां टच कर देती है, दैट मीन्स फिर ये ट्राइंगल ही कहलाएगा। कुछ भी हो जाए ये ट्राइंगल ही कहलाएगा। तो ये थी सारी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद फिर जब ये टच होगा तो यहां से मजीद हम ऊपर इसको कह सकते हैं कि ये फ्लाई कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट में नीचे है या नहीं, या अभी हम इसको कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं। अगर नहीं तो फिर ये खाली यहां से देखिए कि स्पाइक करेगा इस जगह पे, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे का ध्यान बना लेगी पक्का। रिवर्सल भी आ सकता है, पीक फॉर्मेशन हाई भी हो सकती है। अब मजीद आ जाए जी, कैट जेपीवाई किसी ने सिग्नल नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कैट जेपीवाई बहुत ही प्यारा है, ठीक है। कैट जेपीवाई और यूएसडी कैट दोनों ये बहुत ही जबरदस्त सिग्नल थे। क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या? ये अच्छे सिग्नल थे, ये नोट करें तो सॉरी, कंट्रोल सी, ये सिग्नल हमने यहां से बनाया था और मार्केट में इसमें गैप था यहां पे, लेकिन चूंकि हम अपनी ट्रेडों में फंसे हुए थे हमने इसको नोटिस नहीं किया। लेकिन आप नोट करें कि साइडवे होके भी बड़ा प्यारा मार्केट में एक खास लिमिट तक पहुंच चुका है और अभी भी रहता है, जाएगा ये ऊपर, इतना मुझे कंफर्म है। उसकी वजह यह है कि मैं इस चीज को मूव को देख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मूव ऊपर की तरफ जा रही हैं वो मूव्स भी इसी तरह जाएंगी, 3 बॉक्स की तरह, 1 2 और 3 करके, यहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन थी, और इसके अलावा जो यूएसडी कैट था वो भी बहुत अच्छा गया। तो ये हमारे टोटल जो यहाँ पे सेव हुए हैं वो सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यूरो जीबीपी भी खैर देख लेते हैं, ये तो खैर बहुत ही अच्छा गया, ये तो परफेक्ट है।